start with concept of international taxation. सो ये जो पहला स्लाइड आपके सामने है, इसमें कुछ कंपनीज के लोगो बने हुए हैं. एग्जांपल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, गूगल, स्टारबक्स. सो नाउ अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, सो यू विल फाइंड दैट दीज आर नॉट इंडियन कंपनीज. सो ये कहाँ की कंपनी है? एनी गेस? यस, यू गॉट इट राइट. ये सारी की सारी यूएस कंपनीज है. ठीक है. सो यूएस कैसा कंट्री माना जाता है? इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट. सिमिलरली चाइना, जापान भी डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं एज कंपेयर टू इंडिया, विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट. सो डेवलपिंग कंट्री के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इंडियन गवर्नमेंट फोकस इनिशियली करता है कि ये सारी कंपनीज इंडिया में आए, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए और यहाँ पर प्लांट या फैक्ट्री डालें, और जिससे कि इनकम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंडिया कैन बिकम अ बेटर बेटर इन अ बेटर स्टेट, राइट. सो लेकिन साथ में ये सारी चीज़ों के साथ ये भी फोकस रहता है कि ये कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, क्या ये लोग टाइमली और टैक्स वगैरह इंडिया को में पे करते हैं कि नहीं करते हैं. सो द बेसिक पॉइंट इज दैट, डू टैक्स पेयर्स हैव अ मॉरल ड्यूटी टू पे fair share of taxes? How do we differentiate tax morality and tax legality? So ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Should corporate disclose what and how they are contributing to the society through tax payments, right? So let us focus on each and every brainstorming point which we just now discussed. So, why does double taxation arise? So, there is a rule which is known as residence rule versus source rule. ये क्या होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं. So, basic rules of taxing and income. So, either it can be residence rule or it can be source rule. ये क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जांपल कि जापान की कंपनी है होंडा, राइट, जो यहाँ पर इंडिया में टू व्हीलर्स बनाते हैं. ठीक है. सो होंडा कंपनी इंडिया में के कुछ स्टेट्स में उन्होंने अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी या प्लांट डाला है, इक्विप किया है, और अच्छा ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं, राइट. नाउ आप जब सोचिए कि जापान, ये जो कंपनी है बेसिकली होंडा, वो जापान की कंपनी है. सो रेसिडेंस रूल क्या बोलता है? रेसिडेंस रूल ये बोलता है कि जापानीज कंपनी होगी ना, तो उन्होंने जापान में जो भी कमाया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो भी कमाया, उस पूरे पर टैक्स वो जापान गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. दिस इज रेसिडेंस रूल. सो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? राइट टू टैक्स वर्ल्ड वाइड प्लस डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर, जापान की प्लस इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जहां भी प्रॉफिट कमाया है, उस पर टैक्स कौन लगाएगा? जापान लगाएगा. क्यों? क्योंकि वो जापानीज कंपनी है. रेसिडेंट होंडा इज अ रेसिडेंट कंपनी ऑफ जापान, राइट. बट व्हाट इज द सोर्स रूल? सोर्स रूल सेज कि भाई वो ठीक है, होंडा इंडिया में जो उन्होंने प्लांट डाला है और ह्यूज प्रॉफिट कमाया है, तो उसमें से जो प्रॉफिट का थोड़ा जो 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 इंडिया में प्रॉफिट कमाया है, सोर्स इज इंडिया. सो इंडिया में प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स इंडिया में चुकाना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज सोर्स रूल. सो नाउ इंडिया को क्या करना चाहिए? रेसिडेंट रूल फॉलो करना चाहिए कि सोर्स रूल फॉलो करना चाहिए? आपको क्या लगता है? हम एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, राइट. सो होता क्या है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को सोर्स रूल फॉलो करना चाहिए, जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, राइट. कि हम कहते हैं कि भाई ठीक है, इंडिया में जो फॉरेन की कंपनीज आती है और इंडिया में एज अ सोर्स इंडिया में जो कमा के जाती है, उस पर कुछ प्रॉफिट पे करे. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, रॉयल्टी का. ठीक है. सो होंडा की बात करते हैं कि होंडा कंपनी क्या करता है, होंडा की जो पेरेंट कंपनी है, वो इंडियन होंडा जो सब्सिडरी कंपनी होगी उससे रॉयल्टी चार्ज करती है.
right? And the amount goes in crores of rupees. Now that royalty is generated or paid by Indian subsidiary, राइट? सो जो रॉयल्टी का जो एक्सपेंस है इंडियन सब्सिडरी का, ठीक है, रॉयल्टी जो पेमेंट हो रहा है वो पेरेंट कंपनी जापान को जा रहा है, होंडा पेरेंट कंपनी जापान को जा रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि वो रॉयल्टी किसने पे की, इंडियन कंपनी ने पे की है, सो उस रॉयल्टी पर टैक्स इंडिया का शेयर बनना चाहिए, राइट? और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि जापान से या यूएस से कोई एक फॉरेन एक्सपैट बंदा इंडिया की किसी कंपनी में काम करने आया और उसने यहाँ पर 3 साल काम किया। वो यूएस का रेसिडेंट है, लेकिन उसने इंडिया में 3 साल काम किया, तो सैलरी इंडिया में कमाई। सो वो सैलरी पर टैक्स लेने का हक किसका है? सो सोर्स रूल क्या बोलता है कि भाई वो इंडिया में से इनकम कमाई गई है, सैलरी जो है इंडिया में कमाई गई है, तो सोर्स इज इन इंडिया, सो इंडिया शुड चार्ज टैक्स ऑन द सेम, इनकम टैक्स ऑन द सेम। लेकिन रेसिडेंट रूल क्या बोलता है कि वो जो नेशनल है वो यूएस नेशनल है, यूएस का रेसिडेंट है, तो यूएस से गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स चार्ज करेगा। सो इसी तरह तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बंदे पर दो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि डबल टैक्सेशन हो जाता है ना? इसको हम कहते हैं जुडिशियल डबल टैक्सेशन, जहां पर दो कंट्रीज बोलती है कि हम हमें टैक्स लेने का हक है आपसे, राइट? सो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? सो दोनों गवर्नमेंट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट एंड यूएस गवर्नमेंट विल मेक अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना? वो एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही टैक्स पे किया जाता है। वो कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट? Now let us discuss another point uh, relating to tax planning, tax avoidance, and tax evasion. Now, what is this? So, टैक्स प्लानिंग ये टर्म्स हैं, है ना? इसको हमें समझना पड़ेगा जो आगे हम बार बार यूज करेंगे। सो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि टैक्स प्लानिंग का यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब लिखा है मैंने। सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म वेर टैक्स पेयर टेक्स एडवांटेज ऑफ अ फिजिकल इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय टैक्स लेजिस्लेशन, है ना? एग्जाम्पल कि आप 50,000 रुपीज एनपीएस में जमा कर दीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और उतने 50,000 पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ओवर एंड अबव दैट 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C, राइट? सो ये टैक्स प्लानिंग है। एक बंदे ने 50,000 रुपीज एनपीएस में जमा किया तो उस 50,000 पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट इज टैक्स प्लानिंग, and this is complying with provisions and conditions and taking cognizance of the economic consequence of taxpayers action. So tax planning हम कर सकते हैं और ये लीगल भी है और मॉरलिटी के हिसाब से भी ओके है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है और आपने उस हिसाब से एनपीएस में इन्वेस्ट किया। इस तरह से और भी जो भी स्कीम्स हैं, अगर आप उन स्कीम्स को यूज करके टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड दैट इज ओके लीगली एज वेल एज मॉरल। Now, what is tax avoidance? Tax avoidance is something which is legal. मतलब कि हम एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हैं, ये लीगल है। क्यों? क्योंकि एक्शंस टेकन बाय द टैक्स पेयर इज विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ, नन ऑफ विच आर इलीगल और फॉरबिडन बाय द लॉ। ठीक है? हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमने ऐसी प्लानिंग की कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू लीगल लॉ, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट चाह नहीं रहा था, इट वॉज नॉट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन आपने कुछ लूप होल्स निकाले और उन लूप होल्स को, जो एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में जो लूप होल्स हैं उनको यूज करके आपने लीगली आपने वो टैक्स का बेनिफिट उठाया, राइट? सो इट कैन बी सेड दैट इट इज लीगल बट इट इज नॉट मॉरल। इसके हम कुछ केस लॉज करेंगे आगे, वोडाफोन वगैरह के केस लॉज हैं, टाइगर ग्लोबल के कुछ केस लॉज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि that the tax planning was, it was not tax planning but it was tax avoidance, right? Finally, tax evasion is nothing but it is चोरी, टैक्स की चोरी। तो टैक्स एवेजन क्या है? दिस इज इलीगल, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट। आप गवर्नमेंट से कुछ चीज छुपा कर टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो, है ना? कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। सो दिस इज नाइदर लीगल नॉर इट इज मॉरल, right? And finally, aggressive tax planning is somewhat in line with tax avoidance, which is actually legal,
as per the guidelines and income tax rules. But whether it is moral or not, so it depends, and it is subject to जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. ये गार प्रोविजंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो सो ये हमने डिस्कस किया दैट टैक्स एवेजन इज इलीगल, टैक्स प्लानिंग इज 100% लीगल, एंड टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल बट नॉट मॉरल, राइट. नाउ let us discuss with the OECD model and UN model of double taxation avoidance agreement, right. So OECD का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये बेसिकली इन्होंने कन्वेंशंस या रूल्स बनाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए. ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्स के लिए नहीं है, इसमें पॉलिटिकल रूल्स, इकोनॉमिक रूल्स, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल टैक्सेशन से रिलेटेड बात करेंगे. सो ये जो OECD के रूल्स है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, इनको बेनिफिट करता है, बिकॉज वो रेसिडेंस रूल फॉलो करते हैं. व्हाट इज रेसिडेंस रूल? हमने डिस्कस किया था रेसिडेंस रूल. रेसिडेंस रूल का मतलब है कि जापान मान लीजिए है, तो जापान का कोई रेसिडेंट होगा तो उस जापान रेसिडेंट, एग्जांपल होंडा का एग्जांपल दिया था, तो होंडा जापान की जो इनकम होगी उस पर तो जापान टैक्स करेगा ही, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड होंडा ने जहां जहां प्लांट ओपन किए हैं वहां पर जो प्रॉफिट होता है उस पर भी हक टैक्स लगाने का जापान गवर्नमेंट को है. दिस इज व्हाट resident rule says, and OECD follows the residence rule, right. Now there is another model which is known as UN model, United Nations model. Now United Nations model जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज को फेवर करता है, और ये बोलता है कि सोर्स रूल फॉलो होना चाहिए. मतलब जहां पर इनकम जनरेट हुई है, जहां पर प्रॉफिट कमाया गया है, वो लोग उस कंट्री को टैक्स लगाने का हक होना चाहिए, राइट. सो अगर अमेजोन ने प्रॉफिट इंडिया में कमाया है तो इंडिया में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो जो प्रॉफिट कमाने का जो सोर्स है वो इंडिया है. सो आई जो इंडिया नाउ व्हाट इंडिया फेवर्स, इंडिया किसको फोकस करता है या किसको फॉलो करता है? सो हम यूएन मॉडल को फॉलो करते हैं. OECD मॉडल को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं? हमारे जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, सारे एग्रीमेंट्स में हम फोकस करते हैं कि हम यूएन मॉडल में जो लिखा गया है उसके हिसाब से हम एग्रीमेंट बनाएं, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट मी नो इन केस यू हैव एनी